नमस्कार दोस्तों, स्वागत एक बार फिर से आपका सक्सेस क्लासेस में। देखो हम लोग जो कि एस पांडे की जो बुक है वो कर रहे थे चैप्टर नंबर 14 जो कि क्या था आपका राजनीति एवं समाज। इसमें देखो काफ़ी सारे टॉपिक हमने जो कि यहाँ पे देख लिया है। तो हमारा जो टॉपिक बचा क्या, भारत में धर्मनिरपेक्षता और क्षेत्रवाद। भारत में क्षेत्रवाद, ये दो टॉपिक बचे हैं। तो चलो आज भारत में क्षेत्रवाद वाला टॉपिक यहाँ पे देखेंगे अच्छे से डिटेल से कि इसके क्या कारण हैं, क्यों भारत में क्षेत्रवाद के क्या कारण हैं, क्या इसके वे फॉरवर्ड हो सकते हैं और इस जो आपका क्षेत्रवाद है वो किस तरह से जो कि भारत को नुकसान पहुँचा रहा है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे हम लोग यहाँ पे इसको डिटेल से देखेंगे और समझेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो हमारा आज का पहला टॉपिक क्या है, भारत में क्षेत्रवाद। ठीक है, तो चलो देखते हैं एस पांडे की बुक में क्या बताया जा रहा है। तो सबसे पहले इस क्षेत्रवाद क्या होता है उसको डिफाइन करने की कोशिश की जाती है। तो बोला जाता है कि एक क्षेत्र विशेष के लोगों का कुछ सामान्य आधारों पर उस क्षेत्र के साथ लगाव की भावना क्षेत्रवाद कहलाता है। ठीक है, समझ में आया आपको। मतलब कोई क्षेत्र एरिया में कोई एरिया है जहाँ पे कुछ लोग हैं जिनका सामान्य आधार पर जो कि उस क्षेत्र के प्रति लगाव है। अब वो किसी भी आधार पर हो सकता है, कल्चर के आधार पर हो सकता है, उनका जो ट्रेडिशनल है उस आधार पर हो सकता है, किसी भी आधार पर हो सकता है। तो वो जो लगाव है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, क्षेत्रवाद बोलते हैं। अब देखो आगे बोला जा रहा है, जब यह भावना प्रबल हो जाती है तो व्यक्ति क्षेत्रीय हितों के समक्ष राष्ट्रीय हितों की उपेक्षा कर देता है और ऐसी स्थिति में क्षेत्रवाद एक समस्या का रूप धारण कर लेता है। यानी जब देखो क्षेत्रीय हित किसी भी व्यक्ति या समूह के लिए जब क्षेत्रीय हित जो कि राष्ट्रीय हित से ज़्यादा महत्व रखने लगता है तो वो क्या कर वो तो जो इस तरह का क्षेत्रवाद है वो देखो एक समस्या के रूप में हमको देखने को मिलता है। यानी कि यह जो क्षेत्रवाद है एक तरह से राष्ट्रीय हित की उपेक्षा कर रहा है और क्षेत्रीय हित को जो कि प्राथमिकता दे रहा है। तो ये क्या है, राष्ट्रीय एकता के समक्ष चुनौती प्रस्तुत कर रहा है। तो इस वजह से देखो जब क्षेत्रवाद अपने चरम पे पहुंच जाता है, मतलब जहां पर राष्ट्रीय हितों की उपेक्षा होने लगती है, तब ऐसे क्षेत्रवाद जो कि भारत के लिए देखो प्रमुख समस्या के रूप में सामने हमको देखने को मिलती है। वही बात यहाँ पर कही जा रही है। फिर देखो आगे बोला जाए कि वर्तमान भारत में क्षेत्रवाद एक प्रमुख समस्या है जिसको राष्ट्रीय एकता के समक्ष एक चुनौती के रूप में देखा जा रहा है। जैसे उदाहरण के तौर पर बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र में देखोगे तो महाराष्ट्र के राज्य में जो छात्र थे उनका देखो छात्रों का जो था उन्होंने बोला कि महाराष्ट्र मराठियों के लिए है, ऐसा उन्होंने जो कि स्लोगन दिया। यानी जो अन्य बाहर के राज्य के जो छात्र महाराष्ट्र आके पढ़ रहे हैं तो उनको यहाँ से हटाने के लिए, भगाने के लिए जो कि इस तरह की बातें यहाँ पे चल रही थी। इसी तरह देखो असम में भी लोगों का स्लोगन था, जो बाहर से लोग असम में आके बस गए थे तो उसके लिए देखो स्लोगन क्या था, असम माता पहले भारत माता बाद में। तो इस तरह की जो आपका देखो जो इस तरह के स्लोगन वगैरह या नारा वगैरह लगते हैं तो ये क्या है, ये क्षेत्रवादी गतिविधियों को हमको दिखाते हैं जो कि आपका राष्ट्रीयता के समक्ष एक खतरे के रूप में परिलक्षित होते हैं। तो अब देखो यहाँ पे बताया जा रहा है, हमने क्षेत्रवाद देख लिया क्या है, किस तरह से कुछ एग्जाम्पल देखा। और अब देखो यहाँ पे बोला जा रहा है कि भारत में क्षेत्रवाद के कई स्वरूप प्रचलित है। तो ऐसा नहीं कि क्षेत्रवाद केवल इसका मतलब यही होगा कि हाँ क्षेत्रीय हित वाला। इसमें देखो कई, इसको 4 भागों में हम लोग बांट के देख सकते हैं। तो पहला बोला जा रहा है कि प्रदेश स्वायत्तता के लिए मांग, बहुप्रदेश क्षेत्रवाद, अंतर प्रदेश क्षेत्रवाद और अंतर प्रदेश क्षेत्रवाद। तो चलो पहला टाइप देखते हैं क्या है आपका, प्रदेश स्वायत्तता के लिए मांग। तो इसमें क्या होता है, इसमें जब कोई स्टेट भारतीय संघ से अलग होने की मांग करता है कि हमको भारत के साथ नहीं रहना है, हमको जो कि अलग कंट्री के रूप में रहना है, छोटे कंट्री के रूप में, या अलग एक क्या है मतलब आपका अलग स्वायत्त राज्य के रूप में रहना है और मुझे पूरी अपनी ऑटोनॉमी चाहिए। तो जब इस तरह की मांग होती है तो इसको क्या बोलते हैं, प्रदेश स्वायत्तता के लिए की मांग, जो कि आपका क्षेत्रवाद का ही के कारण उत्पन्न होता है। तो अब इसमें देखो कुछ एग्जाम्पल बताया जाता है। जैसे बोला था कि अगर ऐसी मांगे देखोगे तो स्वतंत्रता के बाद शीघ्र ही उठने लगी थी, परंतु अभी इस तरह की मांगे विद्यमान नहीं है। जैसे किस तरह का मांगे उठ रही थी, जनमत संग्राम मोर्चा, पंजाब में देखोगे तो अकाली दल, मिजो राष्ट्रीय मोर्चा, नागालैंड में समाजवादी सम्मेलन इत्यादि इस तरह के कुछ उदाहरण है जो कि आपका भारत से जो कि भारतीय संघ से अलग होकर जो कि अपने आप को अपने एक स्वतंत्र राष्ट्र के या राज्य के रूप में मांग कर रहे थे। फिर अब देखो दूसरा क्या टाइप है आपका, बहुप्रदेश क्षेत्रवाद। इसमें क्या होता है कि बहुप्रदेश क्षेत्रवाद के मुद्दे में एक से अधिक प्रदेश शामिल होते हैं। यानी मान लो कोई एक ऐसा मुद्दा है जिसमें कई राज्य जो कि शामिल है और बोलते हैं कि हम जो कि इस मुद्दे के आधार पर जो कि हम जो कि क्षेत्रवाद के मुद्दे को उठा रहे हैं और जो आपका राष्ट्रीय एकता है उसको चुनौती दे रहे हैं। तो जैसे उदाहरण के तौर पर अगर आप उदाहरण से समझो तो समझ में आएगा। जैसे देखो बोला जा रहा है कि संघ की राजभाषा को हिंदी अगर जब इम्प्लीमेंट किया गया सरकारी कामकाज के, तो जितने सदन जो आपके साउथ के स्टेट थे ना वहाँ देखो हिंदी प्रचलित नहीं है, तो उन्होंने इसका जबरदस्त विरोध किया। और विरोध किया सब, यहाँ जो साउथ के जितने स्टेट है सब साथ में आ गए और बोले कि ऐसा नहीं हो सकता कि आप हम पे जो कि हिंदी थोपे। तो इस तरह से जो कि जबरदस्त विरोध देखने को मिला था। तो इस आधार पर जो आपका क्षेत्रवाद कहलाता है वो क्या कहलाता है, बहुप्रदेश क्षेत्रवाद। अब जैसे यही भी बोला जा रहा है, जब इस तरह के विरोध वगैरह देखने को मिल रहे थे तो जो भारत सरकार ने इसके उपाय में क्या किया, भारत सरकार की राजभाषा नीति प्रस्ताव ने हिंदी अंग्रेजी के साथ साथ क्षेत्रीय भाषा को भी सरकारी मान्यता दे दी गई, तब जाके जो कि इस तरह का जो विरोध था वो शांत हुआ था। फिर देखो अगला क्षेत्रवाद कैसा है,
अंतर प्रदेश क्षेत्रवाद, यानी यहाँ पे देखो दो राज्यों की जो सीमा लगती है और दो राज्यों के बीच में जो क्षेत्रवाद की स्थिति आती है, मान लो ये छात्र राज्य ए है, राज्य बी है, और यहाँ पे सीमा लग रही है, तो कुछ सीमा विवाद की वजह से जो कि यहाँ पे जो कि क्षेत्रवाद की भावना प्रबल होती है, तो ऐसे क्षेत्रवाद को क्या बोलते हैं, अंतर प्रदेश क्षेत्रवाद। जैसे देखो नदी जल विवाद है, नदी जल विवाद के कारण देखोगे खास 2-3 राज्य जो कि आपस में लड़ते वड़ते रहते हैं, जैसे महाराष्ट्र और कर्नाटक सीमा विवाद आप देख लो। तो इसी तरह के कुछ मतलब जो इस तरह के विवाद हमको देखने को मिलते हैं, तो ये किस पे आधारित है, अंतर प्रदेश क्षेत्रवाद पे आधारित होते हैं। फिर देखो क्या है आपका नेक्स्ट बोला जाए कि आंध्र प्रदेश क्षेत्रवाद, यानी किसी स्टेट, मान लो ये कोई स्टेट है, ये पूरा इंडिया है, उसका ये कोई स्टेट है। अब इस स्टेट के इस स्टेट के अंदर जो कि अगर मान लो कोई एरिया पिछड़ा हुआ है, या यहाँ पे जो कि इस राज्य में जो कि इसका जो कि क्षेत्रवाद के प्रति लगाव ज़्यादा यहाँ पे इन लोगों इन कम्युनिटी का है, तो ये जो कोई देखो ये जो स्टेट इनका है ना, इसी स्टेट से अलग होकर अपना इंडिया के अंतर्गत ही, ये भारत के अंतर्गत ही एक अलग स्टेट की मांग करते हैं। जैसे उदाहरण अगर आप देखोगे तो आप समझ जाओगे कि जैसे आप देखो महाराष्ट्र में विदर्भ की मांग, गुजरात में सौराष्ट्र की मांग, आंध्र प्रदेश में तेलंगाना बनाने की मांग, उत्तर प्रदेश में पूर्वी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ आदि इसी के प्रमुख उदाहरण देखे जा सकते हैं। यानी कि ये कब होता है, जब मान लो ये पूरा आपका कोई एक स्टेट है, ये पूरा इंडिया है, उसमें कोई ये आपका स्टेट है, ठीक है। अब स्टेट का हो सकता है कि ये वाला पार्ट जो है इतना ना डेवलप नहीं है, लेकिन इतना पार्ट काफ़ी डेवलप है, तो ये वाला पार्ट ये जो डेवलप नहीं है, इनको लगता है कि ये वाले लोग जो कि हम पे शोषण कर रहे हैं, ये अपनी स्वायत्ता को सुनिश्चित करने के लिए अपनी संस्कृति या कल्चर की संरक्षा के लिए जो कि अलग होने की मांग करते हैं। तो इस तरह के जो मांग होता है वो आपका क्या कहलाता है, अंतर प्रदेश क्षेत्रवाद। उम्मीद है अब आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे क्षेत्रवाद का महत्व बताया जा रहा है कि क्षेत्रवाद का क्या इंपॉर्टेंस है हमारे देश में। तो यहाँ पे बोला जा रहा है, इसके पॉजिटिव कुछ बात बताई जा रही है कि क्षेत्रवाद का महत्व केवल विघटनकारी शक्ति के रूप में ही नहीं है, मतलब ये केवल विघटन लाए देश में ऐसा नहीं है, बल्कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि यह राष्ट्रीय एकीकरण का विरोधी मात्र नहीं है। क्षेत्रवाद एवं राष्ट्रीय एकीकरण दोनों सृजनात्मक साझेदारी के रूप में रह सकते हैं, यानी कि दोनों देखो विकास के काम कर सकते हैं, दोनों एक साथ विकास के काम कर सकते हैं, इस तरह की बात की जा रही है। और दोनों ही विकास के पक्ष में है। कैसे देखो यहाँ बताया जा रहा है कि जैसे देखो बोला है कि क्षेत्रवाद क्षेत्र के विकास पर जोर देता है और राष्ट्रीय एकीकरण जो है आपका वो पूरे राष्ट्र के विकास पर जोर देता है। यानी दोनों का काम एक ही है कि हम जो एरिया है उसका डेवलप करना है, लेकिन जो राष्ट्रीय एकीकरण पूरे राष्ट्र के विकास की बात करता है और क्षेत्रवाद किसी क्षेत्र स्पेसिफिक की बात करता है कि हमको यहाँ का डेवलपमेंट करना है। तो इसलिए बोला जाए कि दोनों ऐसा नहीं कि केवल विघटनकारी, बल्कि दोनों साथ साथ रह सकते हैं विकास कार्य करते हुए। तो इस तरह की बात यहाँ पे बोला जा रहा है। फिर देखो आगे बोला जाए कि क्षेत्रवाद राष्ट्रीय एकात्मकता का विघटन नहीं है। राष्ट्रीय एकात्मकता के लिए महत्वपूर्ण शर्त है कि राष्ट्रवाद विभिन्न प्रकार के क्षेत्रीय उपराष्ट्रीयताओं पर अपना नियंत्रण रख सके। दूसरे शब्दों में देखोगे तो क्षेत्रवाद और राष्ट्रीयतावाद के बीच में संतुलन होना आवश्यक है। यानी यहाँ बोला जाए कि जो क्षेत्रवाद और राष्ट्रीय एकात्मकता है, अगर इन दोनों के बीच में संतुलन है तो ये विघटन नहीं है, या बल्कि सृजनात्मक मतलब देश के विकास में ही सहयोग है। इस तरह की बातें यहाँ पे बताई जा रही है। फिर देखो बोला जाए कि क्षेत्रवाद संघवाद को अधिक सफल बना सकता है। यह स्वाभाविक है कि अपनी विशिष्ट संस्कृतियों के प्रति सचेत क्षेत्रीय समुदायों को संघीय सरकार के साथ अधिक समान साझेदारी के आधार पर व्यवहार करना चाहिए। इससे राष्ट्र में केंद्रीय प्रवृत्तियां कम होंगी और सत्ता केंद्र से प्रदेशों की तरफ परिवर्तित होगी। यानी कि यहाँ कहा जाए जो आपके स्टेट के कम्युनिटी वगैरह है वो देखो संघ सरकार के साथ मिलकर काम करे। इससे क्या होगा, जो संघ की शक्ति वो जो कि स्टेट की तरफ जो कि आप देखोगे डिवोल्यूट मतलब उसका जो कि साझाकरण होगा, यानी शक्ति का विकेंद्रीकरण हमको देखने को मिलेगा। तो इससे क्या होगा, इससे राज्यों का भी डेवलपमेंट वगैरह भी होता रहेगा। तो दोनों एक साथ साथ चल सकती है। इस तरह से यहाँ पे क्षेत्रवाद की कुछ पॉजिटिव साइड बताई जा रही है। ठीक है, अब देखो यहाँ बोला जा रहा है कि भारत में क्षेत्रवाद के दुष्परिणाम, यानी कि अब ऐसा समझो कि क्षेत्रवाद ऐसा नहीं कि केवल निगेटिव रूप में ही हमको देखने को मिलता है, क्षेत्रवाद में पॉजिटिव रूप भी देखने को मिलेगा अगर दोनों के बीच में संतुलन है तो। यानी राष्ट्रवाद और क्षेत्रवाद के बीच में अगर संतुलन है तो दोनों जो कि देश के विकास में सहायक है। तो इसका ये पॉजिटिव रूप है। और नकारात्मक रूप में देख लो क्या हो सकता है, क्षेत्रवाद से देखो संघर्ष और तनाव की स्थिति देखने को हमको मिलती है। जैसे असम में गैर असमियों के बीच में, झारखंड में देखोगे जो दिक्कुओं के बीच में, दिक्कु यानी कि आदिवासी टर्म है, अगर आदिवासी क्षेत्र में कोई बाहरी लोग आते हैं तो उनको क्या बोलते हैं, दिक्कु बोलते हैं। ठीक है, तो वही बोला जाए कि झारखंड में दिक्कुओं के बीच में, तो इस सब के वजह से देखोगे यानी ये जो असम है वो असम राज्य के लोग हैं, असमी जो हैं वो गैर असमी को अपने यहाँ आने नहीं देते हैं। और झारखंड में जो आदिवासी जनजाति लोग हैं वो दिक्कुओं को यानी बाहरी लोग को अपने यहाँ आने नहीं देते। तो इस कारण देखो संघर्ष और तनाव की स्थिति हमको देखने को मिलती है। फिर देखो नेक्स्ट पॉइंट क्षेत्रवाद में बोला जाए कि राज्य तथा केंद्र सरकार के बीच में तनाव बढ़ जाता है। यानी जो आपका स्टेट गवर्नमेंट है, अगर यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर खराब होगा तो जो केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बन जाती है कि यहाँ किसी स्टेट की जो कि लॉ एंड ऑर्डर जो कि व्यवस्थित है, ये किसकी जिम्मेदारी, केंद्र सरकार की भी जिम्मेदारी है। तो इसीलिए बोला जाएगा कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में तनाव भी बढ़ जाता है।
क्यों? क्योंकि देखो राज्य सरकार क्या होता है, वो राज्य के वेलफेयर पर ज़्यादा फोकस करते हैं, जबकि केंद्र सरकार जो होता है वो व्यापक राष्ट्रीय हित को देखने की कोशिश करते हैं। इस वजह से भी टसल देखने को मिलता है। फिर वो क्या बोला जा रहा है कि क्षेत्रवाद राष्ट्रीय एकीकरण की प्रक्रिया में बाधा पहुंचाता है। वही जैसे हमने शुरू में देखा था कि यह जो राष्ट्रीय एकीकरण की प्रक्रिया में बाधा पहुंचाता है कब, जब क्षेत्रीय हित जो कि राष्ट्रीय हित से ऊपर उठने लगता है तब। यह क्षेत्रीय मुद्दों का उभार कर वहाँ के लोगों को राष्ट्रीय मुद्दों के प्रति उदासीन बना देता है। तो आगे देखो नेक्स्ट पॉइंट बोला जाए इसके दुष्परिणाम है। इससे देखो आर्थिक विकास में बाधक होता है, क्योंकि क्षेत्रीय हितों में ही उलझे रहने के कारण लोग राष्ट्रीय आर्थिक विकास एवं आधुनिकीकरण की प्रक्रिया से कट जाते हैं। साथ ही संघर्षों में संसाधनों का अपव्यय होता है। अब देखो जहाँ पे क्षेत्रवाद की प्रवृत्ति ज़्यादा रहेगी, जहाँ पे हमेशा कुछ न कुछ मतलब थोड़ा तनाव की स्थिति स्टेट में देखने को मिले, तो क्या वहाँ पे इन्वेस्टमेंट होगा? नहीं, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तो आर्थिक विकास ऑब्वियसली, जब इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तो वहाँ पे आर्थिक विकास भी नहीं होगा। तो फिर देखो बोला जा रहा है कि क्षेत्रवाद जो है वो देखो राष्ट्रीय सुरक्षा पर भी खतरा है। क्यों? क्योंकि देखो राष्ट्र के समक्ष जो कि क्षेत्र जो कि प्रबलता से आगे आ रहा है और राष्ट्र के हितों की उपेक्षा करते हुए क्षेत्र के हितों को प्राथमिकता देने की बात की जा रही है। तो इस वजह से जो आपका राष्ट्रवाद है वो भी खतरे में देखने को हमको मिल रहा है। अब देखो यहाँ पे बताया जाए कि क्षेत्रवाद के कारण क्या है। तो कारण क्या है आप देख लो। तो पहला पॉइंट बताया जा रहा है जैसा कि इसमें देखो क्षेत्रीय आर्थिक विषमता, यानी किसी क्षेत्र का ज़्यादा डेवलप हो गया जबकि कोई क्षेत्र अभी भी गरीबी में जी रहा है। तो इस विषमता के कारण जो कि क्षेत्रवाद की भावना प्रबल हो जाती है। फिर देखो बोला जाए कि यहाँ पे आर्थिक एवं राजनीतिक विषमता, मान लो जैसे किसी क्षेत्र एरिया का संसद में जो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट है, केंद्रीय सरकार है, वहाँ पे किसी क्षेत्र का जो कि देखो रिप्रेजेंटेशन कम है, जबकि किसी क्षेत्र का रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा। जैसे आप यूपी देख लो, यूपी से लोकसभा की सीटें ज़्यादा है, जबकि साउथ की जो आपकी स्टेट है वहाँ पर देखो जो लोकसभा की सीटें कम है। तो इससे क्या होता है, साउथ वर्सेस नॉर्थ वाली क्षेत्रवाद की प्रवृत्ति हमको देखने को मिलती है। यानी आर्थिक और राजनीतिक विषमता के कारण भी क्षेत्रवाद उत्पन्न होता है। फिर देखो नेक्स्ट पॉइंट बोला जा रहा है कि असमान विकास, यानी जो अगर मान लो किसी स्टेट का विकास बहुत ज़्यादा हुआ, किसी स्टेट का कम हुआ है, किसी एरिया का कम विकास हुआ है स्टेट के अंतर्गत ही, और किसी एरिया का ज़्यादा हुआ है, तो इस तरह से भी जो आपका क्षेत्रवाद देखने को मिलता है। फिर देखो नेक्स्ट पॉइंट में बोला जा रहा है कि भारतीय राजनीति में कुछ राजनीतिक दलों या संगठनों या नेतृत्व के निहित स्वार्थों में भी निजाति समूह को वोट, यानी कि जब आपका जो क्षेत्रवाद को देखो, जो आपका क्षेत्रवाद सकारात्मक क्षेत्रवाद है, जब उसका राजनीतिकरण हो जाता है वोट बैंक के लिए, तब जो कि आपका इस तरह से जो कि क्षेत्रवाद प्रबल हो जाती है। फिर देखो आगे बोला जा रहा है कि यहाँ पे जो क्षेत्रीयता जो अनेक निजातीय समूह हैं, ठीक है, वो अपने सांस्कृतिक संरक्षण के लिए जो कि आपस में गठित होते हैं, तो वो भी देखो राज्य सरकारों से जो कि विरोध करना शुरू कर देते हैं कि आप बोलते हैं कि आप जो कि हमारे इस कल्चर के बारे में काम नहीं करो, उनको प्रोटेक्ट नहीं करो, इस तरह की बात है। तो वो जो कि अपना एक संगठन बना लेते हैं, जिससे देखो एक क्षेत्रवाद की मांग बढ़ जाती है। नेक्स्ट पॉइंट आपके कारक में, क्षेत्रवाद के कारक में बताया जा रहा है कि विदेशों द्वारा अपने निहित स्वार्थों की पूर्ति के लिए भी क्षेत्रवाद को उद्वेलित किया जाता है। जैसे उत्तर पूर्व के राज्यों में, जैसे अब देखो चाइना क्या करता है, उत्तर पूर्व के राज्यों को डेवलपमेंट के नाम पे भड़काता रहता है, बोलता है कि आप हमारे साथ जुड़ जाओ, जैसे खासकर अरुणाचल प्रदेश को, तो हम आपका काफ़ी डेवलप वगैरह करेंगे, हम आपके यहाँ इतना इन्वेस्ट वगैरह करेंगे। तो ये क्या होता है, यहाँ पर एक तरह से क्षेत्रवाद को भारत से अलग होने की वाली क्षेत्रवाद सहायता की मांग वाले को बढ़ावा देता है। तो इसी तरह देखो पाकिस्तान भी इसी तरह काम करता है, जम्मू कश्मीर में टेररिज्म वगैरह को फैला कर, ताकि JNK जो कि अलग से भारत से जो कि अलग होने की मांग वगैरह करे अगर यहाँ पे जो कि इनस्टेबिलिटी यानी अस्थायित्व हमेशा बरकरार रहेगी। तो यही बोला जाएगा जो आपका विदेशी ताकत है वो भी जो कि क्षेत्रवाद को उद्वेलित करते हैं। तो अब नेक्स्ट पॉइंट देखो बोला जाए कि वैश्वीकरण के कारण देखोगे जो पहचान का संकट उत्पन्न हुआ है ना, तो लोग अपनी निजाती विशेषताओं के आधार पर संगठित होना शुरू कर दिए हैं, और इससे देखो इसका जो दुष्परिणाम क्या निकला है वो क्षेत्रवाद के रूप में हमको सामने देखने को मिल रहा है। इसके अलावा भी देखो अशिक्षा है, गरीबी है, बेरोजगारी है। तो लोग देखो जहाँ गरीबी होगा, बेरोजगारी होगा, तो ऑब्वियसली बात है लोग तनाव में आएंगे, लोग सोचेंगे कि दूसरे राज्य में काफ़ी अच्छा रोजगार वगैरह मिला है पर हमारे राज्य में रोजगार नहीं है, शिक्षा नहीं है। तो इससे क्या होगा, लोगों में क्षेत्रवाद की भावना ऑब्वियस है जो कि पनपेगी। तो ये सब चीज़ें भी हैं जो आपका क्षेत्रवाद को बढ़ावा देता है। तो ये 8 पॉइंट काफ़ी अच्छे पॉइंट्स है सारे कि क्षेत्रवाद के क्या कारक है। अब देखो यहाँ पे मूल्यांकन की बात किया जाता है, तो बोला जाता है कि स्पष्ट है कि क्षेत्रवाद एक सीमा तक भारत जैसे बहुलक समाज में राष्ट्रीयता, एकता एवं संतुलित विकास हेतु अपरिहार्य है। यानी कि देखो क्षेत्रवाद जो कि अगर एक सीमा तक रहेगा यानी संतुलित आधार पर है, तो भारत की जो राष्ट्रीय एकता है वो संतुलित विकास हेतु अपरिहार्य, यानी जरूरी भी है कि क्षेत्रवाद होना चाहिए, ताकि जो क्षेत्र पिछड़ गए हैं उनको भी जो कि मुख्यधारा में, भारतीय मुख्यधारा में जोड़ा जाए और उनका भी डेवलपमेंट पर गवर्नमेंट की ध्यान जाए। तो ये जरूरी है, लेकिन सकारात्मक पॉइंट तक, ऐसा ना हो कि ये क्षेत्रवाद जो कि राष्ट्रीय हित से परे होकर जो कि आंदोलन वगैरह करने लगे, तो ये क्षेत्र
क्षेत्रवाद जो कि नकारात्मक है, ऐसा नहीं, सकारात्मक क्षेत्रवाद जो कि तो वो सही है। तो बोला जाए कि इसके द्वारा न केवल संतुलित विकास संभव होता है बल्कि राष्ट्र में केंद्रीकरण की प्रवृत्ति भी कम होती है। केंद्रीकरण की प्रवृत्ति कम होती है कैसे? जो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अपनी पावर को डिवोल्यूशन वगैरह करता है स्टेट में, अगर जो कि क्षेत्रवाद जो कि सकारात्मक रूप से मांग की जा रही है तो, ठीक है। परंतु जब क्षेत्रवाद अपने नकारात्मक संदर्भ में प्रकट होने लगता है तो यह कई रूपों में राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता के समक्ष जो कि चुनौती को प्रस्तुत करता है। अब देखो इसी के लिए कुछ सुझाव भी हम बताया जा रहा है कि क्या सुझाव हो सकते हैं क्षेत्रवाद को दूर करने के लिए। तो बोला जा रहा है कि पहला पॉइंट इसमें बोला जाए कि राष्ट्रवाद यानी यह हम सब एक है, इस तरह की भावना को विकास करना चाहिए। अब तो इस तरह की भावना कैसे विकास किया जा सकता है? जैसे आप नुक्कड़ नाटक कर लो, ठीक है, इस तरह के बाद नुक्कड़ नाटक कर सकते हो, एजुकेशन जो आपकी स्कूली शिक्षा है वहाँ पे जो कि इस तरह की बातें फैला सकते हो, प्रचार कर सकते हो। ये सब चीज़ के जरिए जो कि आप हम की भावना को विकसित कर सकते हैं। एक राज्य में जो कि दूसरे राज्य की विशेषताओं को बताइए, दूसरे राज्य में तीसरे राज्यों की विशेषताओं को बताइए, ये सब चीज़ें जो कि कर सकते हैं। फिर देखो बोला जाए कि व्यक्तिगत एवं क्षेत्रीय दोनों स्तरों पर आर्थिक असमानता को दूर किया जाए, यानी जो आपका क्षेत्रीय असमानता है और जो व्यक्तिगत असमानता है उन दोनों को जो कि दूर करना चाहिए, आर्थिक असमानता को दूर करना चाहिए और डेवलपमेंट का काम करना चाहिए। फिर बोला जाए कि आर्थिक विकास को सुदृढ़ किया जाए तथा गरीबी और बेरोजगारी का उन्मूलन किया जाए, क्योंकि देखो आपका जो गरीबी बेरोजगारी ना, ये देखो क्षेत्रवाद के लिए प्रमुख कारक के रूप में, जब गरीबी और बेरोजगारी रहेगी तो लोग क्षेत्रवाद की मांग करेंगे ही करेंगे। फिर देखो बोला जाए कि शिक्षा का अधिक से अधिक प्रसार किया जाए, स्वार्थी राजनीतिक दलों एवं संगठनों पर एवं व्यक्तियों पर प्रतिबंध लगाया जाए, यानी जो ऐसे राजनीतिक दल या व्यक्ति हैं जो कि लोगों को भड़काते हैं इस तरह से क्षेत्रवाद के लिए, अपने वोट बैंक के लिए, तो ऐसे लोगों पर जो कि प्रतिबंध वगैरह लगाया जाए आपका चुनाव आयोग के द्वारा। फिर देखो बोला जा रहा है कि वैश्वीकरण के वर्तमान दौर में विभिन्न क्षेत्रीय संस्कृतियों के मध्य पारस्परिक आदान प्रदान को तेज करके एक सामान्य भारतीय सांस्कृतिक का निर्माण किया जाए, जिसमें भारत के सभी क्षेत्रों में विशिष्ट सांस्कृतिक तत्वों का समावेश हो, ताकि सभी क्षेत्र एवं संस्कृति के लोगों में इस सांस्कृतिक समानता के आधार पर सामुदायिक भावना का विकास हो सके। यानी बोला जाए कि जो वर्तमान दौर देखोगे आपका वैश्वीकरण का दौर है, जिसमें इंडिया के जितने स्टेट है ना, सभी स्टेट में जो कि विभिन्न स्टेट की विशेषता वगैरह सब कुछ बताई जानी चाहिए, सब कुछ मतलब जो संस्कृति है, कल्चर है, लैंग्वेज, उसका देखो आदान प्रदान आसानी से होता रहे। इससे क्या होगा, इससे देखो जब संस्कृति साझा को और मजबूती मिलेगी तो लोगों में देखो जो सामुदायिक रूप से हम की भावना का विकास होगा। साथ ही देखो नेक्स्ट लास्ट पॉइंट बोला जाए, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका क्या, संचार साधनों जैसे मीडिया है, इसकी सकारात्मक भूमिका भी सुनिश्चित करनी चाहिए आपका क्षेत्रवाद को खत्म करने के लिए। तो ये कुछ अच्छे पॉइंट यहाँ पे हमने देखे वे फॉरवर्ड में कि क्या हम कर सकते हैं जो आपका क्षेत्रवाद है उसको दूर करने में। यहीं पे आपका क्षेत्रवाद का टॉपिक खत्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है, भारत में धर्मनिरपेक्षता।